This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकरो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरगुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर, हमारे सभी बीच को प्रणाम जी। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीसा लुनिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित है, उनका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में गर्मे भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर जुड़ा हुआ है तो उनका भी स्वागत है। मैं अगर नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन सदस्य हैं। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। हमारे बीच में नमस्कार सर, प्रणाम।
रीना जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले हमारे यहाँ लीना पाटिल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में आप लोगों को बताया था कि जो प्लॉटिंग है आयुर्वेद में वो किस प्रकार की गई, क्योंकि जो सिद्धांत निकला वह सिद्धांत हमारे बीच में जीत सिंह जो उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो जो सिद्धांत निकला था वो प्रोफेसर पारजीवी के सिद्धांत से निकला। और कैसे निकला कि इसके पहले जो हमारा आयुर्वेदिक दर्शन था, आयुर्वेदिक सिद्धांत था, उसमें एक श्लोक पाया गया था। वो श्लोक था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के पश्चात 1975 के बाद प्रोफेसर पार्क जी ने माना, ये पाया कि इस सिद्धांत का एक्सटेंशन संभव है, और उन्होंने ये पाया कि जैसे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं या समस्त मनोभाव जो भी मूर्तिमंत भाव हैं, वो अगर पुरुष में पाए जा सकते हैं, यानी पुरुष माने मानव शरीर, अगर मानव शरीर में पाए जा सकते हैं, तो अगर मानव शरीर की तुलना, पूरे शरीर की तुलना किसी छोटी इकाई से की जाए तो क्या संभव नहीं है। तो उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च के दौरान कि हाथ की हथेली और जो पैर के तलवे ये है, इन सब में हम लोग ऐसी समानता ढूंढ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने थंब को हेड मानते हुए कि थंब इज हेड, इसके मानते हुए, और दोनों उंगलियों को, चारों उंगलियों को, दो बाहर की उंगलियों हाथ और दोनों अंदर की उंगलियों को पैर मानते हुए यह एक अवधारणा दिया कि जैसे ब्रह्मांड की तुलना हम लोग पुरुष से कर सकते हैं, वैसे किसी पुरुष की तुलना हम लोग उसके हथेलियों से और पैरों के तलुओं से कर सकते हैं। इस अवधारणा के पश्चात 2000 के आसपास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का उद्भव हुआ। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक चीज ये पाई गई कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में वात पित्त कफ का बहुत महत्व था। और यह माना गया था कि जैसे सूर्य चंद्रमा और वायु पूरे ब्रह्मांड को की रक्षा करते हैं, उनको धारण किए हुए हैं, वैसे ही शरीर को धारण करने की क्षमता वात पित्त कफ में है। और इसी का इन्होंने उसी को तुलना वात पित्त कफ की तुलना सोम, सूर्य और वायु से किया। अब जब प्रोफेसर पारजीवी का सिद्धांत था, तो आयुर्वेदिक सिद्धांत में, आयुर्वेद के सिद्धांतों में वात पित्त कफ और चाइनीज सिद्धांत हमारे पास था, तो उन दोनों को मिक्स किया गया और मिक्स करके यह कहा गया कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनके आधार पर सिद्धांत तो उसके लिए जाए, ट्रीटमेंट का सिस्टम वहां से देखा जाए, लेकिन जब ट्रीटमेंट का कारण वहां से देखा जाए और
कारण के बाद जो उसका निदान, जब निदान हो जाए तो उसका जो उपचार किया जाए वो हम लोग चाइनीज सिस्टम से करें। यानी चाइनीज सिस्टम में क्या था? चाइनीज सिस्टम में एक्यूप्रेशर था। तो एक विधा नई निकली, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, यानी सिद्धांत आयुर्वेद के लिए जाए। चिकित्सा में कैसे रोग उत्पन्न होते हैं इसका सिद्धांत तो हम लोग आयुर्वेद से लें, लेकिन जब ट्रीटमेंट करने की बात हो तो हम लोग एक्यूप्रेशर से उसका ट्रीटमेंट दे दें। इस आधार पर अब जैसा कि वहां पर था, यहां पर जैसे चाइनीज सिद्धांत में था 5 तत्व थे, यहां पर 5 द्रव्य, 5 महाभूत और पंच द्रव्य यानी 10 की कल्पना की गई। तो कल्पना क्या की गई? आयुर्वेद में 9 की महत्व था, 10 की जगह वहां पर 9 द्रव्य थे। 9 द्रव्य में 5 महाभूत थे और 5 द्रव्य थे। तो जो भौतिक थे उनको महाभूत कहा गया था, और जो पराभौतिक थे उनको उन्होंने द्रव्य कहा था। तो उन्होंने खादीन आत्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये कंसेप्ट दिया। यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, ये उनका कंसेप्ट था। तो यानी 9 द्रव्यों की परिकल्पना आयुर्वेद में थी। 10वें द्रव्य तम पर विचार किया गया था, लेकिन उसको माना नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब कोई भाव है किसी भी द्रव्य में, तो अगर उसका अभाव है तो भी उसी द्रव्य में निहित है। तो तम में उन्होंने कहा कि तम में क्या है? तेज की, अगर तेज का अभाव होगा तो तम एग्जिस्टेंस में आएगा, लेकिन यदि तेज यानी अग्नि अगर प्रज्वलित हो जाएगी तो तम नष्ट हो जाएगा। तो यानी अग्नि को चूंकि उन्होंने माना था कि अग्नि एक हमारे द्रव्य के रूप में हम लोग माना हुआ है, इसलिए तम को अलग से मानना उचित नहीं है, ये उनका विचार था। जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का डेवलपमेंट हुआ तो ये हुआ कि द्रव्य, चूंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी कहा गया था कि ये तम है, और आयुर्वेद में भी तम पर भी चर्चा हुई थी, इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जिसके जनक प्रोफेसर जेपी अग्रवाल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तम को भी एक द्रव्य मानेंगे, और इसलिए पंच महाभूत और पंच द्रव्य कुल मिलाकर 10 द्रव्य की परिकल्पना हम लोगों ने किया। मतलब हाइपोथेसिस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में दार्शनिक विचार के रूप में है। और आसानी क्या हुई चिकित्सा में? आसानी क्या हो गई कि चिकित्सा में आसानी इसलिए हो गई कि अगर हमारे पास 10 द्रव्य हैं तो हमने देखा था 10 हमारे पास उंगलियां भी हैं। तो 10 उंगलियों की वजह से 10 द्रव्य को हमारे पास एक दूसरे पर स्थापित करना संभव हो पाया। अब हम लोग आते हैं, एक किताब हम लोगों ने पढ़ी थी पहले, महर्षि भारद्वाज वाली ये किताब है। इस किताब के पेज नंबर 38 की हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि इस किताब के पेज नंबर 38 की हम उसी किताब पर आ रहे हैं, वहीं से हम लोग इसको देखें, फिर हम लोग आगे चर्चा को बढ़ा दें। ये पेज नंबर 38 है। इस शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो हम लोग इसी की चर्चा थोड़ा सा इस पर विचार हम लोगों ने किया था। किस पर किया था? एंडोक्राइन सिस्टम पे किया था। ठीक, अब हम लोग पूरे उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे 10 उत्पत्ति निदान तालिका है, डायग्नोस्टिक टेबल है, यानी इसके आधार पर हम कहाँ कहाँ स्थापित करना है, कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग शुरुआत शुरू करते हैं। तम को माना गया था कि तम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी पूरे जगत की उत्पत्ति तम से हुई। शून्य में पूरा संसार था और उसमें कोई प्रकृति की सत्ता नहीं थी, केवल प्रकृति थी और एक परमेश्वर था, एक एग्जिस्टेंस था। तो यानी उसी से उत्पत्ति हुई, तो तम को 0 नंबर दिया गया। 0 से अंक को शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि जो 9 अंक 1 से लेकर 9 तक हैं, तो अंत में जब 10 आता है तो 1 के बाद
उसमें 0 बढ़ जाता है, यानी 10 को भी 0 कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने तम को 0 कहा, और ये तम से उत्पत्ति मानते हुए, 0 से उत्पत्ति मानते हुए हम लोगों ने तम को 0 कर दिया। फिर आकाश को हम लोगों ने 1 और वायु को 2, अग्नि को 3, जल उसी क्रमांक में जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा है, वैसे ही हम लोगों ने 1 से लेकर के 9। तो ये 9 अंक जो है, ये सारे अंक आपकी उस एलिमेंट की या उस महाभूत की या उस द्रव्य की ऊर्जा के रूप में आप ले सकते हैं। वो द्रव्य का नंबर है, यानी एक नंबर जब भी बात करेंगे तो वो आकाश की बात होगी, और आकाश की जो ऊर्जा होगी, आकाश का जो रंग होगा, वो 1 का रंग होगा। तो इस तरह ये हमारी अवधारणा हो गई। अब ये हुआ तो शुरुआत कहां से की जाए, तो तम और आत्मा, आगे देखिएगा 9 नंबर आत्मा। तो आत्मा हम लोगों ने माना था कि तम तो माना था उत्पत्ति, और निष्पत्ति माने जब उसके बाद आत्मा के बाद अंत में मृत्यु है। तो वो उन्होंने कहा कि 0 और 9 बड़े अंक हैं, बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए इनको रखने का आधार जो होना चाहिए वो दोनों में बड़ा होना चाहिए। अब प्रोफेसर पाकजेबू ने कहा था कि थंब इज हेड, यानी थंब जो है हमारा अंगूठा सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो हमें 2 अंगूठे हैं, दाहिने और बाएं हाथ में। तो हम लोगों ने देखा कि दो नंबर हैं और 2 बड़ी ऊर्जाएं हैं, और हमारे पास 2 थंब भी हैं। तो इनको थंब में स्थापित किया गया, जो सब उंगलियों से अधिक प्रभावशाली है। कैसे? बिना थंब के आप कोई चीज पकड़ना चाहें तो थंब का, आप कोई वैदिक मंत्र भी बोलते हैं तो थंब को हर जगह ये ऐसे मिलाते हैं, थंब को इससे मिलाते हैं, फिर इससे मिलाते हैं, फिर इससे मिलाते हैं, फिर इससे मिलाते हैं। आप देखिए मंत्रों में जब भी कभी होता कहेंगे अंगुष्ठाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, सब जो बोलते हैं ये कंसेप्ट मतलब अंगूठे के बिना कोई संभव नहीं है। तो यानी हर जगह यहाँ, और अंगूठे को आप देखिए, सिलाई करिए, कढ़ाई करिए, अंगूठे की आवश्यकता पड़ जाएगी। अंगूठा इसीलिए थंब इज हेड कहा गया, थंब को महत्व, इसलिए थंब में 0 और 9 स्थापित कर दिए गए, राइट में 0। अब हम लोग वहां से फिर चले, क्योंकि सामान्य अंक जो कहते, सामान्य कार्यकारी शक्तियों की बात कर रहे थे। तो यानी 0, 1, 4, 5, 8 सामान्य कार्यकारी शक्तियां थी, कम सक्रिय ऊर्जाएं थी अपेक्षाकृत अन्य की। ऐसा नहीं कि सक्रिय नहीं थी, कम सक्रिय कहिए, सक्रिय निष्क्रिय नहीं है, कम सक्रिय ऊर्जाएं हैं। 0, 1, 4, 5, 8, और उधर था 2, 3, 6, 7, 9, ये हमारे। फिर चाइनीज सिस्टम की तुलना करिए तो वहां इन और यांग का कंसेप्ट था। तो इन क्या था? इन उनका स्ट्रॉन्गर पॉइंट था। इन कहते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी इनकी है, और कार्यकारी शक्ति के रूप में उन्होंने कहा था यांग। तो हम लोगों ने देखा कि दाहिना हाथ हमारा जो है अधिक कार्यकारी फंक्शन के लिए लेफ्ट है। तो इस सामान्य जिससे हम लोग लगातार काम करते हैं वो सामान्य है। वो सामान्य हमारी सामान्य और विशेष की अवधारणा थी इन यांग के द्वारा। तो इन माने सामान्य और यांग माने विशेष। तो यानी सामान्य जिससे हम सामान्यतः काम करते हैं वो हमारा सामान्य, वो हमारा इन, और जिससे हम विशेष रूप से काम करते हैं वो हमारा। कुछ खब्बू भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे लोगों की संख्या कम होती है जो लेफ्ट हैंडर होते हैं। जो राइट हैंडर होते हैं नॉर्मली वही होते हैं। तो राइट हैंडर माने सामान्य और विशेष, राइट माने सामान्य, लेफ्ट माने विशेष। तो इस अवधारणा पर 0 वाली जो संख्याएं थी, तो 0, 1, 4, 5, 8 वो हमारा 0 आया राइट थंब में, और 9 आया हमारा लेफ्ट थंब में। अब 1, 2, 3, 4 की बात आई तो उन्होंने उसी तरह शुरू हुआ कि 0, 1 माने बिल्कुल स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग 1 माना। तो उनको राइट से शुरू किया, एक नंबर राइट से शुरू किया। तो हम लोगों ने देखा राइट क्या है, राइट स्मॉल फिंगर को हम लोग 1 दे दिया। उसके उस जगह ऊर्जा उससे सब बड़ी उंगलियां थी। तो हम लोगों ने देखा कि क्या दूसरी उंगली में भी उसी बराबर है। तो 2 नंबर यहां पाए गए लेफ्ट स्मॉल फिंगर में, तो 2 नंबर यहां दे दिया गया। फिर ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार पे ऊर्जा बगल में तुरंत चली जाएगी, ट्रेवल करेगी,
अग्नि है, बिल्कुल बगल में कोई चीज होगी पहले उसको टच कर लेगी, बाद में जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उससे बड़ी उंगली हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर थी, उसको नंबर दे दिया 3। इस उंगली में उससे सब बड़ी थी तो इसलिए कहा गया कि 3। तो हम उसके सामने देखा गया 4 यहाँ पर, 4 राइट इंडेक्स फिंगर को 4 नंबर दे दिया गया। अब देखा गया कि ऊर्जा उसी उसमें जाएगी, तो 4 से 5 उससे बड़ी राइट रिंग फिंगर थी, तो 5वां नंबर उसको दे दिया गया। उसके सामने देखा गया 6 नंबर है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर में हमने 6 नंबर दे दिया। फिर हम 7, 8 की बात आई, तो उसी बगल में ही लेफ्ट मिडिल फिंगर हमारा 7वां था, उससे बड़ी थी, तो 7वें नंबर की इकाई हो गई, और उसके बड़ी ऊर्जा 8वें नंबर की ऊर्जा 8वें मन की हो गई। तो इस तरह हम लोगों ने नंबरिंग के आधार पर सिस्टम वो उंगलियों में नंबर दे दिए। तो ये नंबर हो गए, ये नंबर परमानेंट नंबर है, ये नंबर बदलने नहीं है। अब आया कि ऑर्गन्स की बात है कि हम ऑर्गन्स कैसे रखें। अब तो ये हमारा देखिए एलिमेंट, नंबर, फिंगर, तो ये फिंगर तक तय हो गया। अब हम लोग ऑर्गन के आगे चल रहे हैं। हमारा इंडोक्राइन सिस्टम भी हो चुका है, ऑर्गन्स हो चुके हैं, ऑर्गन की बात हम कर रहे हैं। ऑर्गन्स की जब बात आई तो देखा गया कि यानी शून्य से उत्पत्ति हुई है, तो तम को हम लोग राइट से शुरू किया, तो यहां पर हमने कहा रिप्रोडक्शन ऑर्गन, वही जो तो उत्पत्ति हुई है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन को हम लोगों ने यहां पर रख दिया। और सर्वाधिक सक्रिय इस स्तंभ में सर्वाधिक सक्रिय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, इसलिए हम लोगों ने उसको वात के रूप में रख दिया। वात क्यों? वात इज मोर एक्टिव, वात सबसे अधिक प्रबलशील है, सबसे अधिक। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वात और पित्त में रख दिया गया, और नीचे कफ वाले में हम लोगों ने रख दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम को, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ उसी सिस्टम से, तो इसलिए उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोगों ने रख दिया कफ ज्वाइंट में 0 नंबर पे। ठीक, यहां तक हो गया। अब यह आकाश की बात आई, तो वहां हम लोगों ने चाइनीज से कुछ सहारा अवश्य लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हमारे द्रव्य ही अलग थे तो उनको तो हमको तय करना था। जो द्रव्य हमारे कॉमन थे उनमें हमने परिवर्तन नहीं किया। अब लेकिन आकाश, हमारे आकाश नहीं, वहां आकाश नहीं था, वहां वायु नहीं थी, वहां अग्नि जल पृथ्वी तीनों थी। वहां आकाश और वायु नहीं था, वहां क्या था? वहां आकाश की जगह कहीं एक उन्होंने मेटल रख दिया था, वायु की जगह उन्होंने काष्ठ रख दिया था। तो हम लोग कैसे, और काष्ठ की ऊर्जा के रूप में वायु रख दिया था, तो थोड़ा सा परिवर्तन था। काष्ठ में ऊर्जा वायु है, हमारी वायु द्रव्य के रूप में है। तो वो आकाश था, तो आकाश की जब बात हुई तो हमने आकाश की तुलना किया, तो आकाश को हमने 2 रूप में देखा। आकाश एक कवरिंग के रूप में भी है, यानी एक शरीर का फॉर्मेशन भी हो रहा है उसी से, बाहरी कवरिंग का। दूसरा हमने देखा कि आकाश में क्या है, आकाश हमारी सारी खराबियों को, सारे टॉक्सिन को, सारी चीजों को शोषित कर लेती है। धूल, मिट्टी, इसके साथ साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस है, खराब गैसेस, उनको वो आत्मसात कर लेती है और यानी उसको निकाल देती है। यही तो हम मानेंगे कि वो निकाल देती है। हम लोगों ने देखा यहाँ लंग्स का काम क्या है। लंग्स इसी आकाश तत्व से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। कौन सी ऊर्जा? ऑक्सीजन की ऊर्जा। और इसी ऑक्सीजन आकाश तत्व से ग्रहण कर रहा है और आकाश तत्व में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है। तो इसका मोर और लेस फंक्शन उसी तरह का जैसे आकाश का है। आकाश में ही काम कर रहा है। वह जो है, आपने जो उत्सर्जित है उसको बाहर निकाल दिया, उसने भी निकाल दिया, और आपके यहाँ जो आपको देना है वो दे दिया। तो हमारे लंग्स को तुलना हम लोगों ने आकाश से कर लिया। तो अब आकाश को हम लोगों ने रख दिया एलयू। अब एलयू लंग्स और एलआई, क्योंकि लंग्स और एलआई का एक ही वहां पर चाइनीज में भी था, हमने परिवर्तन नहीं किया। हमने क्यों परिवर्तन नहीं किया? वो भी कारण है। उनका कंसेप्ट भी जो रहा होगा, हमारा कंसेप्ट क्या था, हम अपना कंसेप्ट बता रहे हैं, हो सकता है उनका भी यही रहा हो। लंग्स और एलआई मोर और लेस वही काम कर रहे हैं जो लंग्स कर रहा है, वही एलआई कर रहा है। एलयू क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, यानी जो चीज आपके सार है उसको लेता है, उसको निकाल देता है। ऐसा एलआई भी यही कर रही थी।
लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही थी कि वर्चुअली जो आपका अवशिष्ट पदार्थ आया उसको बाहर निकाल दिया, संसार के आपके शरीर के बाहर निकाल दिया, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर शरीर के बाहर लंग्स के थ्रू निकाल देते थे। तो दोनों का मोरलेस फंक्शन ऐसे हुआ। और उसने क्या किया, एलआई ने क्या किया, एसआई से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आया उस सार में से कुछ ग्रहण भी कर लिया। ऐसा नहीं कि ग्रहण नहीं किया, उसने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने अधिक जल प्रवाहित कर दिया है, तो उसने कहा जल हम शोषित कर लेंगे। उसने कहा नहीं, हमारे पास कुछ मिनरल्स है, वो मिनरल्स हम कर देंगे, कुछ विटामिन है, विटामिन हम कर लेंगे। तो यानी ये काम भी एलआई ने किया, यानी कुछ चीजों को सार को ग्रहण किया और खोथा को उड़ा दिया, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ था, वेस्टेज था, उसको बाहर निकाल दिया। यही काम लंग्स कर रहा था। तो इसलिए दोनों को एक कॉम्बिनेशन में रखा गया, पेयर ऑर्गन के रूप में। वायु को हम लोगों ने कहा वहां वायु विंड के रूप में थी, तो विंड के रूप में, ऊर्जा के रूप में थी, वहां काश था, वहां पर उन्होंने अलग रखा था। हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा वायु की हम लोगों ने तुलना किया, क्या वायु सबसे प्रबल है, मन से कम गतिशील है, लेकिन शेष अन्य से गतिशील। अब हमने देखा कि क्या हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन है जो बहुत गतिशील करता हो कुछ काम, तो देखा कि हमारे पास हार्ट है। मॉडर्न साइंस ने कहा कि 0.8 सेकंड में ये पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है, यानी ये 5-6 फीट आता है और 5-6 फीट ऊपर जाता है। तो इसने 10-12 फीट की दूरी को तय करता है 0.8 सेकंड में, यानी काफी गतिशील है और सबकी तुलना में। तो सबसे अधिक शरीर में जो ऑर्गन थे उनमें सबसे अधिक कार्यकारी जो तेज काम करता था वो हार्ट था, इसलिए हमने हार्ट को वायु में रख दिया। और फिर हमने देखा कि हार्ट और एसआई में वहां उन्होंने क्या रखा था ये हम नहीं कहते हैं चाइनीज में, लेकिन हमारी अवधारणा ये थी कि हार्ट और एसआई का रोल एक तरह का है। कैसे? हमने कहा कि एसआई काम क्या करता है। हमने देखा कि एसआई का काम यह है, एसआई का काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन रक्त बनाने के लिए मेन भूमिका है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होने के नाते, क्या काम करता है कि जब ये आता है तो जो मूल पदार्थ हैं, जो शोषित करने वाले पदार्थ हैं, उनको सोख लेता है और उन पदार्थों को भेज देता है सब जगह से। कहां पर चले जाते हैं वो सब? उनमें विटामिन है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब सारी चीजों का है। इन सब चीजों को इकट्ठा करके और वो कैपिलरीज में यानी वेसल्स में भेज देता है, और वेसल्स में ही और सब आ जाते हैं जो बोन मैरो में बने हुए हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट, और ये सब बनकर वहीं पर, और वहां प्लाज्मा आ जाती है और वहीं पर मिल करके जल आ जाता है, वहीं सब बन जाते हैं, निर्माण होता है। यानी रक्त निर्माण में भूमिका एसआई की सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि ये रक्त जिसके माध्यम से हम ऊर्जा को बाहर फैलाते हैं, उसके लिए और कोई तरीका है? तो कोई तरीका हमको मालूम हुआ कि हार्ट ऐसा है जो ट्रांसपोर्टर की भूमिका अदा करता है। अगर ये हार्ट ना हो तो पंपिंग नहीं हो सकती, तो पूरे सब सेलों में ये रक्त बन जाए तो भी क्या काम करेगा? ये हमारे पौष्टिक पदार्थ हमको मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो भी क्या काम करेंगे? हमको हीमोग्लोबिन मिल भी जाए तो भी काम करेगी, उसमें ऑक्सीजन हो तो भी काम करेगी, एक जगह पड़ी रहेगी। तो इसको मूवमेंट देने काम कर हार्ट करता है। इसलिए हार्ट और एसआई की भूमिका एक तरह की है कि रक्त का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका और रक्त के सब सेलों को वितरण करने में महती भूमिका हार्ट की है। वो हार्ट के ही है, ट्रांसपोर्टर है। उसके पास उन्होंने कहा कि आर्टरीज है, उसने कहा हमारे पास वेन्स है, हम वहां से अवशिष्ट पदार्थ ले भी आएंगे। यानी दोनों की भूमिका रक्त के निर्माण में होने के कारण हार्ट और एसआई को वायु के साथ रख दिया गया। अग्नि, अब अग्नि की बात आई। अग्नि क्या करती है? रूपांतरित करती है, जलाती है, उसको स्वच्छ करती है, बिल्कुल साफ करती है, और कहती है क्या है? हेमना लक्षित यज्ञो विशुद्धि शाम का पिवा, शुद्ध सोने में को तपा दीजिए, अग्नि में तपा दीजिए, तभी मालूम पड़ता है कि शुद्ध सोना है कि नहीं। कालिदास ने अंत में कहा, जब अपना बहुत वो
बड़े शालीनता से उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, मंद है कवि सह प्रार्थी गमे श्याम उपहासताम और प्राण शोले बेफले लो बाबुरी बामुना। उनका मंद बुद्धि हूं मैं, सब कह दिया, लेकिन अंत में कहा ना, तम संतः शोतमर्हन्ति सद सत व्यक्ति हेतव और हेमन संलक्षते यज्ञ विशुद्धि श्याम का विवाह। वो संत पुरुष, योग्य पुरुष, बड़े बुद्धिमान पुरुष ही समझ पाएंगे कि मेरे श्लोकों में क्या शक्ति है, क्योंकि यह उन्हीं की बात मैं सौंप रहा हूं, क्योंकि कोई जौहरी ही जानता है कि सोने को तपाने के बाद कि उसमें शुद्धि कितनी है और किसमें अशुद्धि कितनी है। तो वैसे ही अग्नि क्या है, तपाती है। तो यहां हम लोगों ने क्या कहा, यहां लीवर को देखा कि लीवर तपा रहा है। क्या तपा रहा है? वो जितने टॉक्सिन जा रहे हैं उसको जला दे रहा है, हटा दे रहा है, टॉक्सिन को नष्ट कर दे रहा है, जीवाणुओं को मुक्त कर दे रहा है। और उसके बाद वो जो शुद्ध होता है तब हृदय में भेजता है, वो ऐसे नहीं भेज रहा है। हृदय के पहले लीवर में आया, डिटॉक्सिफाई हुआ, तमाम चीजों को सुरक्षित रख लिया उसने। तो इस जैसे हम लोग तमाम चीजों को अग्नि में डाल देते हैं वो शुद्ध हो जाती है, वैसे ही तमाम चीजों को शुद्ध करने के लिए लीवर की भूमिका हुई और रूपांतरण का काम लीवर ने किया। इसलिए लीवर को हम लोगों ने अग्नि के साथ रख दिया। लीवर के साथ गार्बेडर था। लीवर बनाता था बाइल जूस, बाइल जूस को संरक्षित करता था गार्बेडर में, और गार्बेडर में कहता था कि भैया रोको, और इसको आपके पास जगह कम है तो इसको कंसंट्रेट कर लो, ताकि हम तो डेली बनाते रहेंगे, आप इसको कंसंट्रेट करो, और जो खाएंगे तब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको कंसंट्रेशन करो। तो कंसंट्रेशन का राइट जीबी को दिया गया, स्टोरेज का राइट जीबी को दे दिया गया, लीवर ने दे दिया। तो दोनों की भूमिका एक तरह थी, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया। अब जल की बात आई, तो जल चौथा नंबर का था, और जल का जो आधारभूत था कि जल की महती भूमिका थी कि जल का नियंत्रण कौन करता है शरीर में। देखा कि किडनी तो जल का नियंत्रण करती है। जल को अगर ये चाहे तो जल को बाहर भेज देती है, न चाहे तो नहीं भेजती। जब उसको आवश्यकता पड़ती है कि जल कम है शरीर में तो यूरिन कम होता है। जब कभी देखती है कि एलआई कहीं, देखिए दोनों एलआई और किडनी का दोनों का जो मूल स्वरूप है वो उसी तरह का है। कभी कभी एलआई भी किडनी की भूमिका अदा करती है। देखती कि किडनी ठीक नहीं है तो एलआई वही काम करने लगती है, वही एलआई के काम भी किडनी भी करने लगता है। तो यानी इस भूमिका में, जल की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका किडनी की हुई, तो किडनी में रख दिया गया, किडनी को जल में रख दिया गया, जल वाले उंगली में। और यूबी, यूरिन का ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए वाटर का, फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम किडनी करती है और यूबी मिलकर करते हैं। यूबी भी बनाती है और यूबी दोनों बना करके और यूरिन को बनाया, और बनाने के बाद यूरिन को किडनी ने कहा कि हमने तो बना लिया है, आपकी भूमिका है और आप अब स्टोर कर लो, और जब आवश्यकता हो तो बाहर निकालना, अभी कोई आवश्यक नहीं कि अभी तुरंत आप ये काम करो। तो किडनी और यूबी की भूमिका एक थी, इसको जल में रखा गया। अब पृथ्वी की भूमिका आई। पृथ्वी को माता स्वरूप माना गया। पृथ्वी क्यों माता स्वरूप है? माता स्वरूप इसलिए कि उसके गोद में पले बढ़े, वो खिला रही है, पुष्पित कर रही है, पल्लवित कर रही है, हमको भोजन दे रही है, हमको खिला रही है, गोद में खिला रहे हो, वहीं पर आप स्टूल पास करते हो, वहीं पर आप पानी पीते हो, सारा काम वहीं करते हो। देखिए आप बिल्कुल तुलना करिए आप माता से उसी तरह। तो माता के रूप में जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि, जन्मभूमि माने पृथ्वी, तो जन्मभूमि और जननी दोनों को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। कि हमको कहा जाए कि हमको स्वर्ग मिल रहा है और इधर जननी मिल रही है, तुम कहे ना हम तो जननी के पास जाएंगे, हम स्वर्ग नहीं चाहिए। तो वो जो पृथ्वी का कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट में यहां भूमिका देखिए, स्प्लीन और स्टमक वही काम कर रहे थे, जो दोनों मिल करके आपने भोजन लिया, उसको उन्होंने भोजन से ऊर्जा बनाया, और ऊर्जा बनाने के बाद चाइनीज कंसेप्ट, ऊर्जा बनाया, ऊर्जा बनाने के बाद स्प्लीन ने कहा कि भैया जो शुद्ध हमारी ऊर्जा है उसको तो हम भेज देते लंग्स के पास, हमने ऊर्जा बना लिया है तो ये भोजन ऊर्जा को है, तो इस भोजन ऊर्जा को वहां भेज देते हैं। और स्टमक से कहा कि भैया आप एक काम करो, आप जो खराब ऊर्जा हो उसको नीचे भेज दो।
तो जो खराब द्रव्य के रूप में कोई चीज थी, द्रव्य थी या भोजन था, उसको स्टमक ने नीचे की ओर भेज दिया, और स्प्लेन ने शुद्ध ऊर्जा को, जो सबसे अधिक विरल थी, उसको उन्होंने भेज दिया अपनी अपनी जानकारी में जो सबसे विरल थी उसको भेज दिया, और उसने कहा वहां गैदरिंग की बना लिया, वहां से रक्त बना लिया, वो तब काम होने लगा। तो ये जो काम कर रहे का पृथ्वी का काम था, वही स्टमक और स्प्लीन कर रही थी। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सुरक्षा भी तो देती है, आपको स्थायी आधार देती है। स्प्लीन ने क्या किया? स्प्लीन ने पूरा आधार दिया, कोई दुश्मन आ जाए तो भी वो सुरक्षा कर रही है। स्प्लीन ने वो सारे काम किए जो पृथ्वी को लालन पालन पोषण में जो आवश्यक है, वही स्प्लीन ने दिया। सुरक्षा की काम था तो भी स्प्लीन ने सुरक्षा दिया। कहीं इमरजेंसी पड़ गई तो उसने आरबीसी का डेवलपमेंट कर दिया, उसने डब्ल्यूबीसी तो किया ही किया है। तो इन दोनों की भूमिका पृथ्वी समान मानी गई, इसलिए इनको यहां रखा गया। अब देखिए, काल की बात आई तो काल को 6 नंबर रखा गया था। काल माने संख्याओं का खेल है। हम जानते हैं शीत ऋतु, बारिश है, ठंडक है, इन सब में हमारी वो थी। तो इन सब के तुलना के रूप में देखा, हमने कहा कि भाई ये तो हमारा काल है और ऋतुओं के अनुसार होता है और इसका बड़ा महत्व भी है। तो काल को हम लोगों ने कहा कि और बताता कौन है, ये सूचना कौन देता है? तो हमने देखा कि मॉडर्न साइंस, यहां से हमारा मॉडर्न साइंस शुरू हो गया। हमने मॉडर्न साइंस को भी, हमने किसी की उपेक्षा नहीं किया। हमने कहा कि हम तो चाइनीज को दर्शन को पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर पार्क जेबू को पढ़ रहे हैं, डॉक्टर वॉल को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम मॉडर्न साइंस को भुला पाएंगे जो रिसर्च कर रही ना? तो हमने कहा ना, अब हमने ब्रेन जो यहाँ पर पराभौतिक था उसको हमने ब्रेन सिस्टम से जोड़ दिया था, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि यस, मेडुला और स्पाइन हमारे ऐसे 2 ऑर्गन पार्ट हैं जो हमको इस काल की सूचना देते हैं। कैसे देते हैं? वो कहा अभी आपको कोई ठंडक लगी तो तुरंत स्पाइन ने बताया कि ठंडक है, तो आपने कोट पहन लिया। आपने गर्मी हुआ, उनका कोट उतार दिया। तो ये जो मेडुला थी, इस मेडुला ऊपर था और स्पाइन नीचे थी। तो स्पाइन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे। तो स्पाइन को उन्होंने काल के साथ और मेडुला को काल के साथ जोड़ दिया। मेडुला को ऊपर रखा गया, कहाँ? उसमें वात जॉइंट में, और वो कफ जॉइंट में, और स्पाइन को रखा गया ऊपर वाले जॉइंट पे, वात जॉइंट पे। तो इस तरह ये रखा गया। ये सारी स्थिति जो इन और यांग ऑर्गन के आधार पर है वो रखा गया। ये आप लोग समझ लीजिएगा, तो जानते हैं। अब दिशा की बात आई तो दिशा में उन्होंने कहा कि पोन्स और सेरेबेलम। क्यों दिशा? उन्होंने कहा जो दिशा है यहीं से 7-8 बहुत बड़ी ऊर्जा शुरू होती है। दिशा और मन दोनों बड़ा, मन में पराभौतिक रूप में दोनों शरीर के और मन के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, यही सब है, यही सब बड़ा पावरफुल है। तो उन्होंने कहा कि पावरफुल कौन है? अब देखा कि मेडुला से जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग में पोन्स पड़ता है, और पोन्स के अगल बगल सेरेबेलम पड़ता है। और सेरेबेलम को देखा कि इसकी बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण है। सिर को हिला दे, आपको लेटे हुए हो तो आपका सर अपना आराम से आप लेट जाएं, सेरेबेलम का काम है। सेरेबेलम काम है कि कोई नीचे सूचना आए तो इसको बताना है, ऊपर सूचना है तो बताना। यानी आप ब्रेन से कोई सूचना आ रही है तो सेरेबेलम को बताना, नीचे सूचना जा रही है तो सेरेबेलम बताना। यानी स्पाइन को सूचना दे रहा है तो सेरेबेलम होकर जाएगा, और अगर उसे ब्रेन कोई लिम्बिक सिस्टम या न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन को सूचना देगा तो सेरेबेलम होकर जाएगा। सेरेबेलम महत्वपूर्ण था, इसलिए दिशा में हम लोगों ने पोन्स और सेरेबेलम को रखा। सेरेबेलम को कफ जॉइंट में और पोन्स को वात जॉइंट में रख दिया गया। और मेडुला और पोन्स और मिड ब्रेन तीनों कहे जाते हैं हमारे यहाँ ट्रंक वाले, क्या बोलते हैं शब्द, देखिए बोल रहा हूँ, अभी बताता हूँ। तो ये जो हमारे हैं ये ट्रंक है, नीचे से मतलब जैसे तना की तरह है, तो वो कहा जाता है। तो ठीक है, तने का नीचे भाग है मेडुला का, ऊपर पोन्स, बीच में पोन्स और मिड ब्रेन ऊपर। अब मन की बात आई तो मन में कहा गया कि मन की शक्ति था ऊह्य, विचार्य, तर्क, कोई विचार का, तर्क का, मनन, चिंतन, ये जितने काम थे मन के थे काम। तो ये देखा यहां कौन कर रहा है? तो ब्रेन स्टेम जिसको तना कहा गया, ब्रेन स्टेम का नीचे पार्ट था मेडुला
बीच का पार्ट था पोन्स, ऊपर का पार्ट मिड ब्रेन था, जो मेन ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो आगे ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में स्थापित था, इसलिए उसको मिड ब्रेन कहा गया था। इन दोनों के बीच में यानी मिड ब्रेन सेतु का काम कर रहा था। तो सेतु माने पुल, पुल माने बहुत महत्वपूर्ण। तो पोन्स भी है सेतु सेरेबेलम के, मिड ब्रेन है ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच के सेतु का काम कर रहा, तो बहुत महत्वपूर्ण था। और लिम्बिक सिस्टम था विचारों का सिस्टम, यानी विचार कोई आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो नौ छोटे छोटे ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन पार्ट, 9 ऑर्गन पार्ट्स को लेकर के लिम्बिक सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। उसमें एमाइगडाला वगैरह सब सारे आप शामिल होंगे, हाइपोथैलेमस भी, थैलेमस भी, सब कुछ है। तो इन सब ने लिम्बिक सिस्टम कहा कि अगर कोई निर्णय होता है तो लिम्बिक सिस्टम के द्वारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम से आपको कोई ऑर्डर मिलता है, और वो ऑर्डर फिर आपको पूरे शरीर में स्पाइन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इसलिए लिम्बिक सिस्टम को मन के साथ रख दिया गया। आत्मा की बात आई, आत्मा सर्वोच्च है, तो आत्मा को सर्वोच्च होने के नाते न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो न्यूक्लियस पार्ट था और जो कॉर्टिको था, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टिकल पार्ट जो था, बाहरी वाला भाग, जहां हड्डी के जस्ट नीचे जो भाग था, वहां पर फंक्शंस होते थे। तो आत्मा कोई सूचना लेती थी तो उसमें तमाम तरह के फंक्शन होते थे, रिसीव करती थी, ऑर्डर देती थी, इन सबसे कोऑर्डिनेट करती थी, लिम्बिक सिस्टम से बात करती थी, सबसे बात करती थी, सेरेबेलम से बात करती थी। इसलिए न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन और कॉर्टिकल ब्रेन को चूंकि कॉर्टिकल में तो ऊपर था और उसको वात ज्वाइंट में, और न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन को कफ ज्वाइंट में रख दिया गया। आइए आगे चले। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पहले बता चुके हैं, उस पर नहीं बात करेंगे। नाउ कम टू बॉडी होल्स। बॉडी होल्स में आयुर्वेद में केवल 9 होल की कल्पना है, नेवल होल नहीं उसमें माना गया। ठीक, 9 छिद्रों की परिकल्पना है वहां पर जो कंसेप्ट है, दार्शनिक विचार है, उसमें 9 है। नेवल इज नॉट एंटर्ड देयर। नाउ हम लोगों ने माना, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने माना, एस्पेस ने माना कि तम नेवल, ये नेवल ही है जिससे मां के गर्भ से जुड़ाव होता है, और पहली बार जो है किसी पुरुष माने वही खाद्य चेतना सृष्टा, तो पुरुष के जन्म होता है। तो उस जन्म की वजह से उन्होंने कहा तम से उत्पत्ति के नेवल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए नेवल को उन्होंने राइट थंब में रख दिया। और ये सारे जितने बॉडी होल्स हैं, एंडोक्राइन, ये सब मिडिल ज्वाइंट में रखे गए, कफ ज्वाइंट में और वात ज्वाइंट में केवल ऑर्गन रखे गए, तो शेष सारे टिश्यूज या जितने हैं सारे वो रखे गए। तो बीच में, ठीक है, बीच में मानिएगा, सब बीच में है आगे। मतलब एंडोक्राइन से बॉडी होल्स, एक्शन ऑर्गन, टिश्यू, एनर्जी, सब एज, सब। अब नेवल को रख दिया गया राइट थंब में। अब हुआ आकाश। तो बिल्कुल उसी तरह आप देखेंगे हमारे पास 6, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, नाक मीन्स दोनों नॉस्ट्रिल, 2 नाक है ना, और 1 मुंह। ये जो है 7, तो 7 हमारे यहीं रखे गए हैं। 10 में से देखिए, 10 में 7 ये हैं, नवल 8 है, और 2 हमारे द्वार हैं, एक एनस और होल, तो 2। तो अब देखिए उसी तरह सिस्टम से शुरू करिए, नेवल, फिर आकाश शब्द, तो राइट से शुरू करिए, राइट ईयर शब्द है, कान सुने शब्द, राइट ईयर, फिर लेफ्ट ईयर। अब उसी तरह फिर लेफ्ट आई, राइट आई, ठीक है, उसी तरह राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और माउथ, यानी आपको 7वें नंबर माउथ आ जाएगी, 7वें नंबर माउथ आ जाएगी। उसके बाद फिर आइए, फिर आगे आ जाइए, सामने पहले आएगा होल और उसके बाद में आएगा एनएस। तो उसी रूप में इसकी उत्पत्ति मान ली गई। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलिए, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब एक्शन ऑर्गन और सेंस ऑर्गन को रखा गया। तो पहले इसको उल्टा कर लीजिए, पहले सेंस ऑर्गन, पहले ज्ञान है कि पहले कर्म है? ज्ञान होगा। ध्यान,
जब तक ज्ञान नहीं होगा कर्म कैसे होगा? तो ज्ञानेंद्रियों को पहले रखा गया। कैसे रखा गया? अब देखिए वही शुरू करिए। ज्ञानेंद्री पहले हमारे पास आकाश से हम लोग शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्री में आकाश क्या था? आकाश क्या था? आकाश को ईयर, शब्द, शब्द, तो ईयर और यहां दोनों एनर्जी देख लीजिए, ईयर साउंड, ईयर जहां जहां मिला लीजिए, ईयर और साउंड दोनों को पढ़िए, सेंस ऑर्गन को पढ़िए और एनर्जी को पढ़ती जाइए, उसी में जोड़ दीजिए। तो ईयर और साउंड एक साथ हो गई। क्लियर? ईयर और साउंड एक साथ हो गई, क्योंकि कौन है? शब्द है ना। शब्द सुनने वाले, शब्द माने कान सुनेंगे। फिर स्पर्श, स्पर्श का त्वचा से होता है, तो टच उधर है और स्किन है इधर है। और लोग बंद कर लें। सुशील जी आपका शायद खुला है क्या? ठीक, चलिए। फिर आईज, रेडियंस, रूप, रूप के लिए आंखें, तो रूप को आंखों से जोड़ दिया गया। क्रम वही है, एक से लेकर 1 2 3। फिर चौथा टंग है, जबान है, टेस्ट, रस, रस है। रस की उत्पत्ति कहां से होगी? टंग नहीं तो मालूम पता नहीं पाएगा। फिर स्मेल, नोज, नाक से गंध, गंध पता लगती है। ये हो गए हमारे, कौन हो गए? ये हमारे सेंस ऑर्गन हो गए। अब हमारे कर्मेंद्रिय की शुरुआत हुई। अब कर्मेंद्रिय से हमारा शुरू हुआ 6वें नंबर से। तो काल, काल माने था काल की, काल का, काल जो है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण कैसे मालूम पड़ता? जब तक आप बोले नहीं। ठीक है? कैसे? कौवा और कोयल जब तक ना बोले तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि कौन कोयल है कौन कौवा है। तो वैसे ही काल जो है स्पीच के साथ जोड़ा गया। और अगर स्पीच है, अगर स्पीच है, अगर आपका व्यक्तित्व है, तो उसमें अहंकार शब्द, अहंकार का भाव का आना स्वाभाविक है। ठीक है? तो स्पीच के साथ अहंकार, काल की ऊर्जा अहंकार से जोड़ दी गई। स्पीच और अहंकार को एक साथ ले लिया गया। फिर जब दिशा की बात आई, तो दिशा माने मूवमेंट। कहीं बता रहा है कि कहीं दिशा, दिशा, दिशा जो है वायु से कम गतिशील है, लेकिन वो भी गतिशील है। वायु से कम गतिशील है लेकिन वो भी गतिशील है, क्योंकि दिशा, तो उसके लिए लेग्स, पैरों के, पैर ही बताते हैं कि आपको कैसे मूवमेंट करना है। तो पैर के लिए जोड़ा गया और उसको एम, मोटो से जोड़ दिया गया। क्या उद्देश्य है आपका, वहां से जोड़ दिया गया कि भाई कहां जाना है। आपको जाना है कानपुर, तो कानपुर जाइए, फतेहपुर मत जाइए, चले जाइए, इलाहाबाद मत चले जाइए। तो एम तय होना चाहिए, वही मोटो। फिर आया मन 8वें नंबर पर। तो मन, मन जो है सबसे अधिक काम कराता है आर्म्स के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, डिटर्मिनेशन के माध्यम से। इसी हाथों से कहते हैं ओम विष्णु विष्णु विष्णु, कहते हैं ना पूजा में। तो ये जो संकल्प है वो आर्म्स, हाथों के माध्यम से। और मन के साथ, शरीर के साथ सबसे अधिक मन, हाथ सक्रिय होते हैं। पैर बैठे भी रहते हैं तब भी हाथ सक्रिय रहते हैं। तो इसलिए आर्म्स मन की गतिशीलता के आधार पर, मन की कार्यकारी, मन सबसे अधिक गतिशील है, वायु से अधिक गतिशील है। मन जो है वायु से अधिक गतिशील है, जहां जहां चला जाए, सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ये कहीं भी करोड़ों ब्रह्मांड की चर्चा वो घूम के आ सकता है। ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड की दूरी। ठीक है? तो मन को आर्म्स के साथ जोड़ा गया और उसका डिटर्मिनेशन, संकल्प, उसका उद्देश्य रखा गया, डिटर्मिनेशन वो रखा गया कि संकल्प क्या है, क्या हम करते हैं आगे जीवन में, कैसे। फिर आया 9वां नंबर, तो उसको जोड़ दिया गया आगे। यहां थोड़ा सा कुछ त्रुटि है। ठीक है? यहां शायद त्रुटि है, तो इसको जो है ये आगे आत्मा को जोड़ा गया रिप्रोडक्टिव, इससे ऊपर वाले ऑर्गन से, रिप्रोडक्शन ऑर्गन से, और एस को, एनएस को जोड़ दिया गया 0 से। ठीक है? यहाँ चेंज कर लीजिएगा आप लोग। इसमें पिछली बार कराया था, शायद बोला था पिछली बार, तो ये ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। इसमें परिवर्तन है। इसमें पेज नंबर 38 में परिवर्तन।
9 is NS and ये 9 जो is है reproductive. ये, हाँ 9 में रिप्रोडक्शन ऑर्गन है और NS चला गया है 0 पे, ठीक है। एक्शन ऑर्गन में जहां पर, ठीक है, ये हो गया, इसको चेंज कर लीजिए। ये चरक 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, चरक 1 में पेज 269 में, पेज 269 चरक 1, ठीक। अब आइए, अब बचा एक, अब टिश्यू बचे केवल ना, क्लियर। तो टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो हम जब हमने पढ़े थे टिश्यू में कौन है, अभी आप पढ़ेंगे, आप मतलब जो सेमेस्टर सेकंड में है शायद, या थर्ड में है, सेकंड में होगा, थर्ड में है, तो उसमें कहा गया रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो रस रक्त जो है, रस माने सबसे पहले, रस माने क्या हुआ, देखिए, रस माने जल हुआ कि नहीं हुआ, देखिए रस कहां पर है, रस टेस्ट कहां पर है 4 नंबर में है ना, टेस्ट माने वही हुआ, शब्द रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप। तो यहाँ जो रस धातु के रूप में थी, तो जो धातु है तो वो वहां से प्लाज्मा, रस माने प्लाज्मा हुआ, क्योंकि रक्त बनाने के पहले प्लाज्मा, तो इसको प्लाज्मा कहा गया अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में रस कहा गया है, ठीक है। तो रस को यहां से शुरू करिए, राइट इंडेक्स फिंगर से रस, फिर रक्त, तो 4 नंबर 3 नंबर, रक्त माने 3 नंबर, 3 नंबर माने किडनी वाला, उसका अग्नि वाला, है ना, क्योंकि रक्त ही तो गर्मी दे रहा है, तो रस रक्त, तो रस रक्त। फिर आप उसमें आ जाइए सामान्य, उसमें मांस, क्यों मांस, क्यों बोलिए, स्किन, स्पर्श, टच, तो मांस मेद, मांस मेद, ठीक है, मांस मेद, फिर अस्थि 5वें नंबर की, क्योंकि वही, क्यों 5वें नंबर की, क्योंकि उसमें ही वो अस्थि में क्या है, अस्थि में सारी चीजें हुई है, वही शरीर का वही भारीपन दिखाती है आपको, वही तो भारीपन दिखाती है, उसी कंकाल जो तंत्र है वही आपका भारीपन, आपकी वही वेट डिसाइड करता है। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और शुक्र मैंने 7वें नंबर का, ठीक है, 7वें नंबर पर शुक्र हो गया, और 8वें नंबर पर ओजस मान लिया गया। ओजस कहा गया, ओज माने इन सब चीजों का सार के रूप में, जो आपके चेहरे का नूर है, जो आपके चेहरे का सौंदर्य है, जो आपका आभा मंडल है, वो ओजस है, वो 8वें नंबर पर उंगली की उसमें रख लिया गया। इस तरह हम लोगों का पूरा शुरू हुआ, और डार्क उसमें एनर्जी में, और संभवतः डार्कनेस, तम को डार्कनेस से ले लीजिएगा, और आत्मा को लाइटनेस, लाइट प्रकाश, जीवन का प्रकाश, आत्मा प्रकाशमान है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों का ये पूरा हुआ। एज तो वही है, 10-10 साल का वो है आपको, इसमें 100 साल की उम्र मानी गई थी, और कलयुग के एक चरण पूरा हो गया, वो पूरा हो गया 99 के आजकल है, तो इसलिए उस आधार पर इसको मान लिया गया। ये हम लोगों के अवधारणा थी, बताना इसलिए जो आवश्यक था कि अगर आप लोग इसको जान जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और फिर हम लोग इस पर चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग चर्चा ये करेंगे कभी बीच में कि कैसे हमारी प्लॉटिंग जो हमारा वात पित्त कफ में रखा गया था, इनमें लंबवत, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन का कंसेप्ट आया। ये हम लोगों का विचार प्रोफेसर पार्क जे वू के ट्राई ओरिजिन थ्योरी पर है, उसको हम लोग किसी दिन चर्चा में लेंगे, और आपको ट्राई ओरिजिन थ्योरी, ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए। जी बोलिए सर। कमर में दर्द बाईं तरफ हो रहा कई दिन से, आगे झुकने में सर जो है काफी दिक्कत होती। पहले सब्जेक्ट तो पढ़ लीजिए। कुछ ट्रीटमेंट किया आपने? ट्रीटमेंट सर मेथी बांधी थी 6 नंबर पे, और वो करस्पॉन्डेंस वाला पहला, और पीछे सर वो दबाए थे पीछे साइड में। हाँ, दो करस्पॉन्डेंस भी करिए नरेंद्र सिंह जी, करस्पॉन्डेंस भी करिए। करस्पॉन्डेंस माने आप जहां स्पाइन आप देखते हैं, स्पाइन में वहां पर
या चना लगाइए, और अगर नीचे की तरफ है तो 4 मटर लगाइए, अगर ऊपर तक जा रही है तो 6 नहीं, मटर। नीचे केवल सर नीचे है, पैर की तरफ जा रही। हाँ तो 3-4 मटर के दाने यहाँ से लगाइए, यहाँ से लगाना शुरू करिए, ये देखिए यहाँ से अच्छा सर। 4 मटर यहाँ लगाइए। और आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, तो आपने नीचे वाला लगाया था, काल पे कहाँ लगाया, फिंगर नंबर 6 हाँ, नीचे कफ जॉइंट पे शर्मा जी ने बताया था, सीएल शर्मा सर। अरे बहुत बढ़िया बताया था उन्होंने। और दूसरा काम भी करिए कि आप वैसे भी अगर चाहें तो आप 2, 4, 5 सीडेट 3, 7 टोन भी कर लीजिए। 2, 4, 5 सीडेट। हाँ और सर 3, 7 टोन 3, 7 टोन उसी जॉइंट पे सर 6 नंबर। उसे भी कर लीजिए तो भी चलेगा। हाँ उसे भी कर लीजिए। अच्छा सर, ठीक। हाँ और करना चाहते हैं तो और भी मिल जाएगा आपको। और अगर करना चाहते हैं तो देखिए, अब सर्वाइकल तो नहीं प्रॉब्लम? नहीं, सर्वाइकल नहीं है सर, ये केवल अभी चालू हुआ, 10-15 दिन से काफी दिक्कत दे रहा। तब फिर ये आपका तात्कालिक शुरू हुआ तो आपका इसी से काम चल जाएगा। 2, 4, 5, 6, 3, 7 नहीं, है तो बहुत पुराना, कई बार हुआ है सर, होता है फिर ठीक। हाँ वो होता है, ठीक हो जाए। तो आपको ट्रीटमेंट तब करना सर चाहिए। वो रामबाण वाला प्रोटोकॉल नहीं दे सकते? है रामबाण वाला जो ब्लड सर्कुलेशन वाला, नहीं, वो नहीं? नहीं अभी तो स्पाइन की बात कर रहा हूँ, वो नहीं स्पाइन का होगा इनका। स्पाइन नहीं सर, नीचे बाई साइड में है, बाई साइड पैर के ऊपर, कमर पे है। नहीं तो कमर का तो वही है भाई, नर्व वायु फैली है ना। हाँ हाँ हाँ। It might be due to some muscle. It might be due to some muscle pain. एज कितनी है? ये जो 65 हो गई। तो आप वो भी लगा लीजिए ना, जेडी मेरिडियन देखा है हमने? जेडी मेरिडियन देख लेंगे सर, देख शर्मा जी से पूछ लेंगे। अब बस ठीक, जेडी मेरिडियन में 012 YNM 012 टोन। टोन, ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। तो हम लोग इसको और किसी को कोई प्रश्न इस पर? क्योंकि आगे 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 चैप्टर जा रहा है, फिर आगे मैडम का है वो चाइनीज का। सर आज आपने चरक 1 से पढ़ाया सर? हमने देखिए चरक है तो चरक 1 में ये प्लॉटिंग है, चरक 1 और महर्षि भरद्वाज दोनों में है। जी जी सर जी। ये जो पढ़ाया है ये कंबाइंड समझ लीजिए, कंबाइंड इसलिए कि ये पूरे कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट कई किताबों में होगा, धीरे धीरे आया होगा। तो हम लोग जो पढ़ने में, जो लेक्चर में, जो उसमें मालूम पड़ा, उनके आधार पे पूरी अवधारणा है। चरक 1 बेस है, ठीक है सर, ठीक है। बेस वो चरक 1 है। ठीक है, बेसिक में भी सिखाया जाता करिए, बेसिक में भी सिखा दिया जाता है 225 निदान तालिका वाला सारा सिस्टम। हाँ तो ये वो है, वर्चुअली बता दिया गया है। ये इस तरह अवधारणा, ये अवधारणा इसको समझे रहिएगा तो आपको आसानी रहेगी कि देखो, अगर हम लोग सिस्टम समझ लें कि कैसे रखा गया, फिर हम लोग समझ लें कि द्रव्य गुण कर्म क्या है, उनके आधार पर हम लोगों की अवधारणा बनेगी। फिर उनको अगर द्रव्य गुण कर्म समझ गए हम लोग, तो फिर हम लोगों को ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉल बनाने में बहुत आसानी होगी। और सब लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सब चाहता हूं कि सारे लोग प्रोटोकॉल बनाएं, केवल सीखे नहीं, बनाएं। जब बनाएंगे, चलिए कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, हम लोग उसको फिर आगे ठीक करेंगे। एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, उसको फिर ठीक किया जाएगा। तो ये क्यों, उसके लिए जब आप समझ जाएंगे कि आपका शरीर का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्पाइरल, इन सब को अगर थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा, मेन तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इनको समझ लेंगे तो इन्हीं की, और द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समवाय, इसको समझ लेंगे तो हम लोग फिर आगे प्रोटोकॉल को बेटर ढंग से बना पाएंगे। क्योंकि संतुलन का सिद्धांत हर जगह लागू करिए। संतुलन है, कोई एनर्जी बढ़नी है तो कोई घटनी है, ऐसा नहीं कि सब बढ़ जाए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, सब नहीं बढ़ सकती, कोई बढ़ेगी तो कहीं घटेगी। जी जी, इस अवधारणा पर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग अपने इसी जो वीडियो है, जो ज्ञान है, उसको शेयर करें, दूसरे का ज्ञान जो है उसके अपने पास लें,
अपने ज्ञान को ट्रांसफर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी ज्ञान बढ़ेगा। इन सब अवधारणाओं के आधार पर हमारी थेरेपी बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारे थेरेपिस्ट की शक्ति बढ़ेगी, और थेरेपी अगर पूरे संसार में लोकप्रिय हो गई तो हमारा निश्चित रूप से बहुत योगदान होगा। अगर योगदान होगा तो हम भी प्रसन्न, और जो हमारा व्रत है वो भी पूरा होगा, और खेमका सर का सपना पूरा होगा, जो सपना इस तरह है कि ट्रीट ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग चाइनीज। प्रणाम सर, थैंक यू सर। आप करने से पहले एक आपको समाचार देना चाहता हूँ, सभी को देना चाहता हूँ, बल्कि जी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी जी बोले। सर कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आईज के लिए प्रोटोकॉल एक लगाया था कैटरेक्ट के केस में, तकरीबन 60 साल की उम्र की व्यक्ति। उसमें जो पॉइंट्स है ना कैटरेक्ट वाले, उससे वो आदमी पढ़ सकता है जी। राइट आई बिल्कुल नहीं देख रही थी उसकी, और लेफ्ट आई भी अफेक्टेड हो गई थी। तो लगभग 7 दिन लगे सर। अब वो मतलब अपनी एनक से पढ़ रहा है, जिससे बिल्कुल डिसेबल हुआ पड़ा था, अब वो पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। जी हाँ सर, हाँ जी सर बोलिए। सर जो बुक्स जो बुक दिखा रहे हैं सर, वो बुक कहाँ से मिलेगी सर? मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ये क्लास। आप वो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज। ओके सर, इसके कुछ पीडीएफ भी है या मतलब वहीं से बुक मंगवानी पड़ेगी सर? बुक मंगवानी पड़ेगी, पीडीएफ में उनके यहाँ जो होगी वो पीडीएफ में भिजवा देंगे। ठीक है इंग्लिश सर। वाली शायद पीडीएफ में है, और हिंदी वाली तो शायद पीडीएफ में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर।